बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ PRC फॉर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। गुज़श्ता 3 क्लास में हमने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करने के बाद हमने एलिमेंट्स यानी कि हेड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स सो फार पढ़ लिए हैं। ऐसा ही है, 3 पढ़ ली, 4 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इनकम पढ़ लिए। एसेट के अंदर कोई 3 बातें ज़रा मुझे रिकॉल करवा दें। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है। लायबिलिटी में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफ़र एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है। इनकम के अंदर बात क्या की गई थी? आमदनी की बात की गई थी कि आमदनी होती है और ठीक है। और इनकम एसेट बढ़ने से या तो लायबिलिटी कम होने से इनकम जनरेट हो जाती है, ठीक है जी। और इनकम के अंदर फिर मज़ीद 2 बातें की कि 2 तरह की इनकम होती है। एक होती है मेरी रेवेन्यू, एक होती है मेरी अदर इनकम। रेवेन्यू क्या होती है? जो मेरे कोर बिजनेस ऑपरेशन से आ रही होती है वो रेवेन्यू कहलाती है। और एक होती है नॉन कोर एक्टिविटीज़ से आने वाला पैसा, वो क्या होता है जनाब? वो होता है मेरा अदर इनकम। अच्छा, अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अक्रूड की मैंने सिर्फ छोटी सी बात तुम्हारे सामने रखी थी कि अक्रूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बकिया पोर्शन ना। आपका चेहरा मुझे नया नया लग रहा है, ऐसा ही है? नहीं, बराबर वाले पड़ोसी का। कॉमर्स साइंस कॉमर्स, चलो शुक्र है, फिर मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन ये बताओ कि पिछले जो 3 क्लासेस हैं वो ले लिए हैं? क्या नाम है तुम्हारा? सिराज अहमद। डेल तुम तो नहीं हो? नहीं, डेल कोई और है। आज डेल बैठा हुआ है? डेल नहीं है आज, चलो लगता है डेल भाई नाम से आ गए। अब्दुल समी, ये डेल था, ऐसा ही है ना भाई? अब्दुल समी डेल आप थे ना? आज सही हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, आज एक और क्लास में नया नाम है, ये नाम आ रहा है राफिया रज़ाक। ज़रा मुझे बताएं कि आपकी पहली क्लास है, क्योंकि आज का आपको पहली बार मैं देख रहा हूँ उधर, बाकी तो सारे पुराने। अली बिलाल शायद नया नाम है, आयशा नया नाम है। ज़रा बता दो कि कनेक्टेड होना साथ साथ, ठीक है। चलो गुड हो गया, ओके। तो हाफिज़ साहब, बिस्किट आपने मुंह में ऐसे रख लिया, अभी आपको मैं क्या कहूँ तिलावत का, तो आज हम कर दें। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से और कुरान पाक की पहली सूरह फातिहा से हमने अपनी क्लास का आगाज़ कर लिया और ठीक है, पहले रिकॉर्डेड ली हुई हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनकम की हम बात करते हैं ना। कल हमने इनकम पे अपनी बात को इख्तिताम पज़ीर किया था। अच्छा, अगर मैं इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ और मैं यूँ कहूँ कि ARTT के बराबर में ना एक चाय का होटल है, ठीक है। ARTT के बराबर में क्या है बोलो? चाय का होटल है। मैं चाय के होटल पर गया और मैंने चाय वाले से पूछा, ठीक है, मैंने चाय वाले से पूछा कि यार आपकी जो इनकम है वो कितनी है, ठीक है, आप कितना कमाते हो? उसने मुझे कहा कि मेरे भाई जो मेरी इनकम है ना, उसने मुझे कहा कि जो मेरी इनकम है वो है तकरीबन 12 लाख रुपए। मैंने कहा अच्छा, मुझे अकाउंटिंग आती नहीं थी। मैंने कहा ओहो, 12 लाख रुपए का मुनाफा होता है आपको? क्या बात है यार, ज़बरदस्त, 12 लाख रुपए घर लेके जाते हो। उसने बोला पागल वागल हो गए हो क्या? मैंने बोला क्यों? कहता है भाई ये मेरी सेल है। मैंने बोला क्या मतलब? तो इनकम, सेल, प्रॉफिट, ये लेमैन हूँ मैं, तो ऐसी ही बातें करूँगा। उसने बोला नहीं भाई देखो, मैंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, लेकिन इतना जाहिल तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मतलब क्या? कह रहे देखो, जो मैंने 12 लाख रुपए कमाने का कहा है ना, 12 लाख रुपए की मेरी सेल होती है। यानी कि मेरे जो दुकान पे चाय हैं, पराठे हैं, अंडे हैं, चीज़ पराठा है, टिक्का पराठा है, मलाई बेचता हूँ, चाय बेचता हूँ, ठीक है। ये दूध पत्ती चाय भी देखो उसी होटल से आ रही है। तो उसने बोला देखो, तुम चाय पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये मिला के सेल है, लेकिन क्या मैं फ्री में करवा रहा हूँ ये काम? नहीं, मेरे पास लेबर भी है, मैं माल भी लाता हूँ, मेरे बहुत सारे खर्चे भी हैं। उसने बोला जनाब बहुत सारा खर्चा मेरा ऐसा है, इसमें से जो मेरे महीने में दूध पत्ती का खर्चा है, ठीक है, यानी कि दूध है, पत्ती है, चीनी है, वो सब कुछ लाना पड़ता है। तो कह रहे 4 लाख रुपए तुम ज़रा रूखे सूखे उसके लगा लो। मैंने कहा चलो ठीक है, लगा लिए। कह रहे भाई बाकी मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, 4 एम्प्लॉयज़ हैं, 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह देता हूँ, 2 लाख रुपए की तनख्वाह हो गई। और अच्छा, कह रहा है ये जगह मैंने किराए पे ली हुई है, लाख रुपए तो उसका सीधा किराया हो गया। मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं उसके बाद जो है ना, वो और भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से लगभग ओवरहेड्स का खर्चा समझो, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, मेरे पास कोई 50,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। मैंने बोला अच्छा।
तो उसने कहा कि देखो जो मेरी इनकम है ना वो इतनी थी, ये जो ना 12 लाख रुपए ये था मेरा रेवेन्यू। मैंने बोला अच्छा, और ये जो तुमने सारे खर्चे किए ये क्या होते हैं? उसने बोला यार ये मेरे एक्सपेंस होते हैं। मैंने कहा अच्छा तो तुम घर क्या लेके जाते हो ये बताओ ना। उसने बोला ऐसे पूछो ना। कह रहा है भाई ज़रा नेट कर लो। अब ज़रा को मुझे नेट करके बता कितना आ रहा है? 4.5 लाख रुपये आ रहा है। उसने बोला भाई ये जो 4.5 लाख रुपये है ना ये मैं अपने घर लेके जाता हूँ, यानी कि 12 लाख रुपये अगर मैं कमा रहा हूँ ना तो उसमें से मेरा खर्चा अच्छा खासा है 6.5 लाख है तकरीबन, ऐसा ही है 6.5 लाख है, ठीक है 6.5, हाँ 7.5 लाख का 7.5 लाख रुपए का मेरा खर्चा है, जिसकी वजह से 4,50,000 रुपये मैं बचा के घर लेके जा रहा हूँ। ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, ये मेरा क्या है? प्रॉफिट है। अच्छा अगर सिचुएशन वाइस वर्सा होती तो फिर ये क्या हो जाता? लॉस हो जाता, ठीक है। तो यानी कि इनकम में से माइनस करूँगा मैं एक्सपेंस। अच्छा इस इनकम में रेवेन्यू भी आ सकता है और अदर इनकम भी आ सकती है, ठीक है, अभी मैंने सिर्फ रेवेन्यू डाला है। जब मैंने इनकम में से खर्चे माइनस कर दिए तो फिर मेरे पास क्या बचा? प्रॉफिट। कहता है ये जो प्रॉफिट है ना, अगर मैं इस दुकान का अकेला मालिक हूँ तो ये वाला प्रॉफिट मैं अपने घर लेके जाता हूँ, ये मेरा क्या है बोलो? प्रॉफिट। और वो कहता है कि इस प्रॉफिट से ना मेरी मिल्कियत में इजाफा हो जाता है, इस प्रॉफिट से मेरी मिल्कियत में इजाफा हो जाता है। मिल्कियत का मतलब इक्विटी में इजाफा हो जाता है। अच्छा मैंने बताया था ना मैं इक्विटी के लफ्ज़ क्या होता है मैं आपको सिखाऊंगा, तो जब मैं इक्विटी पे आऊँगा जब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये तो हो गई मेरी इनकम और एक्सपेंस वाली बात। अच्छा अब आ जाओ, अब हम आते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? किसी भी बिज़नेस के अखराजात। अब आपको मैंने चाय के होटल के अखराजात बता दिए, तो आप किसी परचून की दुकान के अखराजात का जिक्र कर लेता हूँ। परचून की दुकान पे अखराजात क्या होंगे बोलो? एक तो वो एक्सपेंस होगा जो मैंने माल ख़रीद के डाला है वो मेरा खर्चा होगा, जो मेरे लेबर को पैसे देने हैं वो खर्चा होगा, बिजली पानी गैस का खर्चा होगा, सिमिलर खर्चा होगा सारा, ठीक है। ड्राई क्लीनिंग शॉप की बात कर लूँ तो जो कारीगर इस्त्री कर रहा है उसका खर्चा होगा, धोबी गार्ड का खर्चा होगा, बिजली पानी गैस का खर्चा होगा, खाने पीने का खर्चा होगा, चाय का खर्चा होगा, ये सारा क्या है? एक्सपेंस। तो जो नेट बचता है वो क्या जाता है? घर पर जाता है। अच्छा वो कह रहे हैं एक्सपेंस अराइज फ्रॉम डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन इक्विटी। अच्छा ये जो इक्विटी में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना इसको हाईलाइट कर लो, मैंने कहा था इक्विटी पढ़ाने के बाद समझाऊंगा। लेकिन अगर मैं यूँ पूछूं कि एक्सपेंस से मेरे एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। अगर मैं एक्सपेंस पे कर रहा हूँ तो मेरा कैश डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। या मुझे बैठे बैठे पता चल गया कि जनाब मेरे जो मोहल्ले की बिजली है वो कट गई है, ठीक है, क्योंकि बिजली का बिल मोहल्लेदार नहीं दे रहे थे। अब के इलेक्ट्रिक ने बोला बिजली रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ रही है लेकिन टीम को पैसे देके बुलाना पड़ेगा, मिसाल दे रहा हूँ। अब मुझे बैठे बैठे पता चल गया ओहो मुझ पे तो क्या आ गई? लायबिलिटी आ गई, मेरा क्या होने वाला है? खर्चा होने वाला है। चलो इससे भी ज़रा आसान मिसाल, मुझे लगता है कि मेरा जो दुकान है, अब चूँकि घर की बात नहीं करूँगा ना, मेरी जो दुकान है इसके अंदर आता है बोरिंग का पानी, और बोरिंग में वही अचानक से ख़राब। अब जो 3 दुकानें हैं इन तीनों दुकानों को बोरिंग का पानी जाता है। उसने बोला बोरिंग होगी 1.5 लाख रुपए की, तो हर दुकान से 50-50 हज़ार रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो जो बैठे बिठाए मुझे पता चल गया कि मेरी लायबिलिटी इंक्रीज़ होने वाली है, इससे क्या होगा? मेरा खर्चा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंस किस चीज़ से होता है? या तो एसेट के कम होने से या तो लायबिलिटी के बढ़ने से एक्सपेंस हो जाता है। इंक्रीज इन लायबिलिटी समझ आ गया। डिक्रीज इन एसेट कैसे होगा? अगर मैं बोरिंग करवा रहा हूँ तो मुझे क्या पैसे क्या देने हैं? 50,000 रुपये देने हैं। तो एसेट देना है ना, कैश देना है ना, तो इन डिक्रीज इन एसेट हो गया। बात समझ आ रही है? चलो कह रहे अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स नॉट ड्राइंग्स और डिविडेंड्स। कह रहा है अगर मालिक अपने बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल के अपने घर लेके जा रहा है, जो मैंने बताया था ना कल ड्राइंग, अगर मालिक ड्राइंग कर रहा है बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल के घर लेके जा रहा है तो वो एक्सपेंस नहीं होता, वो एक्सपेंस नहीं होता, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता। बोलो ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता। ये मैं इतनी दफ़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बंदा फिर 4 क्लास बाद उठेगा और बोलेगा सर ड्राइंग तो एक्सपेंस है, बिज़नेस का खर्चा हो गया, बिज़नेस में से पैसे निकल गए। तो मैं बता रहा हूँ कि ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता है, ठीक है। ड्राइंग होता क्या है? ड्राइंग वो पैसा होता है जो ओनर बिजनेस में से निकाल के ले जाता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। अमाउंट विदड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़, दिस इज़ नोन एज ड्राइंग। ठीक है भाई, ठीक है प्यारे भाई। चलो आ जाओ एक्सपेंसेस पढ़ लेते हैं। कह रहे इन सिंपल टर्म्स एक्सपेंसेस
आर कॉस्ट अ बिजनेस इनकर इन नॉर्मल ऑपरेशन टू अर्न रेवेन्यू। अखराजात एक्सपेंसेस हर उस चीज़ का नाम है जो कि बिजनेस इनकर करता है ताकि वो रेवेन्यू कमा सके। अगर मैं ARTT की बात करूं तो क्या ARTT एक्सपेंस इनकर नहीं करता? बहुत सारे एक्सपेंस इनकर करता है भाई। कुछ होते हैं छोटे मोटे एक्सपेंस, कुछ होते हैं बड़े बड़े एक्सपेंस। अच्छा, छोटे मोटे एक्सपेंस कैसे? जैसे चाय आ रही है, अब चाय का रोज़ का हिसाब किताब जाता है। 2 दफ़ा चाय दिखा दी, 1 दफ़ा पी भी लेता हूँ। पानी था, ओके, ठंडी हो गई थी, नेवर माइंड, लेकिन थी अच्छी। ARTT क्या करता है? कुछ छोटे छोटे खर्चे करता है, कुछ बड़े बड़े खर्चे करता है। अच्छा, जैसे कट चाय है, कम से कम 15 कप दिन में आते हैं, और शाम में तो मैं 3 दफ़ा तो ऐसे ही कट भी जाता हूँ। फिर रात में 7 लोग आते हैं तो उनके साथ भी चल जाता है। 20-25 कट ARTT का आराम से दिन में आते हैं। तो 25 कट का हिसाब किताब वो हमारा जो भाई है एंड में वो आके लेता है, और ARTT उसको अगले दिन उसके पैसे दे देता है। ये क्या है? छोटे मोटे खर्चे। कुछ बड़े बड़े खर्चे होते हैं, सर पे लाइट लगी हुई है, सिस्टम लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, ये माइक लगा हुआ है, ये भी दिखने में छोटा है लेकिन है एक बड़ा खर्चा, 80-90 हज़ार रुपये का माइक है, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सपेंस। बिजली का बिल आता है, क्या है? एक्सपेंस। छत पे सोलर लगा हुआ है, वो एक्सपेंस तो है लेकिन हमारा एसेट है क्योंकि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है। अच्छा, एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट और सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे, इसको फिर मैं आगे मज़ीद अगली क्लासेस में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हर शख्स ने एक ना एक दिन मर जाना है, ख़त्म हो जाना है। एक इंसान जो आज दुनिया में बड़ा बादशाह है, ज़मीन पे बड़ा बादशाह है, उसने एक दिन मर के ख़त्म हो जाना है। इंसान मर के डिकम्पोज हो जाता है। तो वैसे ही जितने हमारे बड़े बड़े एसेट्स हैं ना, तो क्या वो कभी एक्सपेंस नहीं होंगे? एक ना एक दिन आएगा वो ख़त्म हो जाएंगे, वो एक्सपेंस आउट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो कुछ तो इतने छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कि डे 1 से ही हम उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे कि चाय पानी का खर्चा, बस चाय पी ख़त्म, एक्सपेंस हो गया। अब जैसे मैंने सोलर लगाया हुआ है, अब इस सोलर की लेट से वारंटी है 15 साल की, तो 15 साल तक मेरा एसेट है। 15वें साल के बाद हर एक साल पे मेरा एक्सपेंस होता जा रहा है, एक्सपेंस आउट होता जा रहा है। 15वें साल के एंड पे ऐसा आएगा कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू, कुछ जो स्क्रैप वैल्यू है, कुछ रह जाएगी, चंद लाख रुपए रह जाएगी। ऐसा ही है। हाँ जी, ROI पूरा कर देगा इंशाल्लाह। ROI तो पूरा हो जाएगा, ROI तो साल भर में पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। हाँ, लायबिलिटी कम हुई है तो वो, हाँ जी, नहीं इनकम में नहीं आएगा ना, क्योंकि मैं अर्न नहीं करना ना डायरेक्ट। मतलब मेरी इनकम हो गई बैठे बैठाए, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यार मेरी बचत हो गई है, बिजली के बिल में सेविंग हो गई है, ठीक है, लेकिन वो रियलाइज इनकम नहीं हुई है जो मेरे हाथ में पैसे आ जाए मैं गिन लूँ, समझ रहे हो? सेविंग हो गई एक तरह से, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस, अब बताओ, चाय का खर्चा, बिजली पानी गैस के बिल का खर्चा, बोरिंग के पानी का खर्चा, वाटर टैंकर का खर्चा, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, ये सारा क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस में जो सबसे मशहूर ज़माना जो मारूफ एक्सपेंस है ना, उसका नाम होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पहले नंबर पे आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े ध्यान से मेरे साथ रहना। ये क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सपेंसेस का एक बहुत बड़ा नाम है। यानी कि समझो मैं बिजनेस से अगर पूछूँ ना तो तुमने कितना रेवेन्यू कमाया, वो बोला 12 लाख, मैं बोलूँगा तुम्हारा COGS क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब होता है कि जो तुमने गुड्स बेचे, जिससे तुमने रेवेन्यू कमाया, वो तुम्हें कितने के पड़े थे? जो तुमने गुड्स बेचे जिससे तुमने रेवेन्यू कमाया, वो तुम्हें कितने के पड़े थे? दैट इज़ माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। चलो मिसाल के तौर पे ये चाय वाला होटल है ना, ये होटल है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? लेट से ये चाय और पराठे बेच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसने जो चाय बेच के रेवेन्यू कमाया ना, इनकम फ्रॉम चाय, ठीक है, चाय बेच के इसने लेट से 6 लाख रुपए की चाय बेच दी। अच्छा, और पराठे इसने कोई बेच दिए तकरीबन कोई 4.5 लाख रुपए के, ठीक है। ये क्या है? इसका रेवेन्यू है। बोलो क्या है? रेवेन्यू है। कितना हो गया भाई? 6 4 10। अब हाँ जी, इनकम है ना, इनकम के 2 हिस्से, एक रेवेन्यू और एक अदर इनकम। तो ये मेरा रेवेन्यू है, ठीक है, ये मेरा रेवेन्यू है। मैं इसकी हेडिंग भी डाल देता हूँ, ये मेरा रेवेन्यू आ गया, एक चाय और एक पराठा।
6 लाख रुपए की चाय बेची, 4 लाख रुपए का पराठा बेचा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस में जो एक बहुत बड़ा नाम है ना एक्सपेंस का, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि जो मैंने माल बेचा ये कितने का आया होगा। अब इसका अगर मैं ब्रेकअप बनाऊँ ना ऐसे ही तुम लोगों से जिक्र करके, मुझे बताओ भाई उसने आटा लिया होगा, ठीक है, आटा आया होगा उसको, कोई तकरीबन 50,000 रुपये का आटा पड़ गया होगा, ठीक है, पराठे बनाने के लिए। अच्छा, और नमक आया होगा, कोई चलो 10,000 रुपये का नमक आ गया, ठीक है, ऑयल आ गया, घी आ गया, जो भी है, कितना 70,000 रुपये का चलो तेल घी आ गया, ठीक है, और बोलो। हाँ जी, पत्ती चीनी, जो मैं पराठे की बात कर रहा हूँ, चलो पहले पत्ती हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, पत्ती हो गया, चीनी हो गया, कितना हो गया भाई, चलो लाख रुपए की चीनी और पत्ती ले ली उसने, ठीक है, और हाँ पानी है, दूध है, ठीक है, दूध है, पानी है, चलो 50,000 रुपये का दूध और पानी डल गया, बस इतना ही कुछ होगा मोटा मोटा। अच्छा ज़रा काउंट करो कितना है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2,80,000, ऐसा ही है। ये क्या है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब मैं अपने इस 10 लाख में से 2,80,000 रुपये माइनस कर दूंगा, ठीक है। ये क्या है मेरा, कितना आया बोलो। हाँ जी, 7,20,000। अच्छा, इस एक्सपेंस की हेडिंग ना मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस तो है, लेकिन मैं इसको वैसे लिखता नहीं हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए नहीं लिखता। अच्छा, फिर इसमें से मैं लेस कर दूंगा मज़ीद कुछ एक्सपेंसेस, जैसे ना मैं कहता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये बिज़नेस के एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि बिज़नेस को चलाने के लिए एक्सपेंस। अब बताओ इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे रेंट आ जाएगा, सैलरीज आ जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। चलो आसान दबाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, लाख रुपये रख देते हैं। ये ऐसे ना 2 ज़बर नहीं डालना तुमने पेपर में, ठीक है, ये मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। कितना हो गया बोलो, 4,20,000। तो ये जो 4,20,000 क्या है, ये प्रॉफिट है। मेरी बात समझ आई, ये प्रॉफिट है। तो ये पूरा तुम्हें समझाने का मकसद ये था कि तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब समझा जाए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। जो मैंने माल बनाया बेचने के लिए, यानी कि जो मैंने प्रोडक्ट्स बेची हैं वो मैंने बेसिकली ख़रीदी कितने की थी, मुझे पड़ी कितने की थी, ये क्या है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। एक्सपेंस का हिस्सा ही है, ठीक है। हाँ, बाकी सारी जो हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल हैं, ठीक है। सैलरी, वेजेस, यूटिलिटी, रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हाँ सर फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। दिखाऊँ, चलो हमें तो तुम्हें पता है हम रिलेट करके चलते हैं, ऐसे तो हम चलते नहीं हैं। आप आ जाओ इस पर, ऐसे बैलेंस शीट, P&L नीचे होगा, ये देखो ऊपर है भाई, कैश फ्लोज, चेंज इन इक्विटी, ये देखो सेल्स नेट आ रही है यूनिलीवर की, उसके बाद क्या आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। इसकी फिर डिटेल आ रही है नोट नंबर 26 में, ऐसे जाके दिखा रहा हूँ तो तुम्हें दिखा भी दूँ। ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, कि ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, जाके देखो, जैसा अखबार में नहीं आता इस चीज़ की दीगर मालूमात के लिए फला नंबर सफ़े पे जाएँ, ठीक है। ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स में देखो ग्रॉस सेल्स आ रहा है, फिर सेल्स टैक्स लेस हो रहा है, और फिर वो रिटर्न वगैरह लेस हो रही है, ठीक है। तो ये सारा इसका क्या है बोलो भाई, ऊपर क्या है सेल्स और नीचे क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स में इसका क्या आ रहा है यूनिलीवर के लिए, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, यूटिलिटीज़, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेंट है, ट्रैवलिंग है, एंटरटेनमेंट है, इंश्योरेंस है, वो सारी चीज़ें इसकी कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। बहरहाल छोड़ो, बात समझ आ गई, क्लियर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब समझ आया। हाँ, गैस भी वानिया। अच्छा, ऑनलाइन वाले हज़रात, क्या आप लोगों को यहाँ तक की बातें क्लियर है, यहाँ तक का सब कुछ क्लियर है। ओके की मिसाल है, ओके की रिपोर्ट है, ऑल क्लियर, गुड, ओके। अब आ जाओ सैलरीज एंड वेजेस पे। मैंने जान के अपना पेज हल्का रखा हुआ है ताकि सुकून से चलें, कोई जल्दी हमें नहीं है, ठीक है जी। यार आज तो 45 मिनट का ब्रेक भी था, साहब खाना वाना नहीं खाया, 45 मिनट का ब्रेक दिया था यार आज तो तुम लोगों को, यार खा ले यार, खा ले, कोई बात नहीं। सैलरीज एंड वेजेस, पेमेंट रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज़ फॉर देयर वर्क, यूटिलिटी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, इतने बच्चे तो नहीं हो ना कि एक एक चीज़ पढ़ूँ। बात समझ आ गई। हाँ जी, सवाल आया है।
हम्म, गलत है, गलत है। रेवेन्यू तो टॉप ऑफ द लाइन रहता है भाई, वो नंबर 1 रहता है, सारे फेरस होता है। हाँ जी, रेवेन्यू में से कुछ माइनस नहीं होता भाई, सिर्फ सेल रिटर्न माइनस होती हैं। अगर मैंने खान ने मुझे 15 कप जो है ना वो बेचे, खान ने 15 कप की इनकम रिकॉर्ड कर ली, मैंने 2 कप वापस भेज दिए, मैंने बोला चल बे फारिग चाहिए थी, मज़ा नहीं आया, तो सेल रिटर्न हो गई, तो 18 कप वो कितने बच गए, 13 कप बच गया पीछे से, तो वो 2 कप माइनस कर देगा वो। ठीक है, पहले वो रिकॉर्ड करेगा क्योंकि सिस्टम में तो एंट्री डल चुकी होगी, खान का सिस्टम नहीं है, अकाउंटिंग का सिस्टम जो होता है। ठीक है, और फिर वो 2 कप माइनस हो जाएंगे। डन है, पक्की बात है। एक्सपेंस और कॉस्ट में क्या फ़र्क है, ये सारे एक्सपेंसेस ही हैं, ये एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस ही हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन हम क्या करते हैं, रेवेन्यू लिखते हैं कि प्रोडक्ट बेच के इतना कमाया, इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा आया, ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक का जो सफ़र है ना, ये 7,20,000, इस 7,20,000 का ना एक नाम है, इसका नाम होता है ग्रॉस प्रॉफिट। और ये पता है हम क्या बना रहे हैं, हाँ ये नेट प्रॉफिट होगा, ये हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं जो हमारा आखिरी टॉपिक है। तो मैं ऐसी झलक दिखा रहा हूँ उसकी, ताकि तुम लोगों को ये चीज़ याद रहे कि रेवेन्यू आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स और लेस होता है, एक चीज़ आती है उसमें से एक्सपेंस निकालते हैं, फिर प्रॉफिट बचता है। ऊपर वाला प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है, नीचे वाला नेट प्रॉफिट है। अभी इस पर मैं नहीं आ रहा, अभी हम बेसिक बातें कर रहे हैं। ठीक है, आ जाऊँ वापस, यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? डन। अच्छा, की पॉइंट्स। अच्छा देखो, सैलरी वेजेस तुम लोग को पता है, यूटिलिटी तुम लोग को पता है, रेंट तुम लोग को पता है, रिपेयर मेंटेनेंस पता है क्या है? हाँ, अगर मेरा एसी ख़राब हो गया, एसी वाले को बुला दिया, रिपेयर करवा दिया, मेंटेनेंस करवा ली, ख़त्म बात। चलो, की पॉइंट्स कह रहे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, रेगुलर कॉस्ट इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ रनिंग द बिजनेस, ये ऊपर वाली मिसाल है। अच्छा, कह रहे लॉसेस एक्सपेंसेस भी होते हैं, लॉसेस भी एक्सपेंस होते हैं, कैसे? मिसाल के तौर पे मेरी एक बेकरी है, बेकरी से मैंने जो है वो अपने बंदे को लेके भेजा, मैंने कहा पड़ोस वाली बाजी का ना अंडे आलू बनाने दिल चाह रहा है, जाओ इनको ना 12 अंडे दे के आ जाओ। ठीक है, आंटी को 12 अंडे दे के आ जाओ, आंटी ना गेट के पीछे इंतज़ार कर रही हैं आपका। इसने बोला ठीक है, ये जाने लगा अंडे लेके। अब इसको हुई मस्ती, इसके हाथ में ना खुजली हुई, ये इसने अंडे का शॉपर ने यूँ उछालना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे करके, उसमें से क्या हो गया, अंडे गिर गए। अब जब अंडे गिर गए तो 12 में से जब आंटी के पास गया ना तो 8 अंडे बचे थे, 4 ही ज़मीन पे गिरा चुका था। अच्छा, आंटी ने बोला शर्म नहीं आती, 12 अंडे मंगवाते 8 अंडे देने आ रहे हो, क्या बदतमीज़ी है। ये मुँह लटका के वापस चला गया। जब ये बंदा बेकरी वाले के पास गया, इसने बोला यार वो असल में हुआ ये कि मैं थोड़ा सा झूला झुला रहा था थैली को, 4 अंडे निकल के गिर गए। उसने बोला ओहो, तुमने तो मेरा एक्सपेंस करवा दिया, तुमने तो मेरा लॉस करवा दिया। उसने बोला यार लॉस तो समझ आता है, ये एक्सपेंस कैसे हो गया, हमने खुद ना थोड़ी ना कुछ पे किया, तो गलती से हो गया। उसने बोला तो बेटा अकाउंटिंग में बात हमें पढ़ाई और सिखाई जाती है कि जो ऐसे मेरे लॉसेस हो गए ना, ये भी तो मेरे एक्सपेंस हैं, ये जो मेरा ऐसा वाला लॉस हो गया ये भी मेरा एक्सपेंस है। अब मैं ये वाला जो लॉस है ना, फिर वो यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, ये मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है बताओ? जैसे नॉर्मली मेरे कोर्स ऑफ बिजनेस में हो जाता है, अगर मैं अंडे ट्रांसपोर्ट करवाता हूँ तो 1 दर्जन में से हो सकता है कि 1 आध अंडे चटक जाएँ, ये नॉर्मल है, प्रैक्टिस है, होता ही है। एबनॉर्मल क्या है, 4-5 अंडे 10 अंडे टूट गए गलती से इससे। ठीक है, ये मेरा लॉस है। सर आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये इट इज़ फॉर फन। मेरी ड्राइंग इतनी बुरी है कि वो 9 क्लास में ना प्रैक्टिकल जनरल बना देते, तो मैंने प्रैक्टिकल जनरल भी ना खुद नहीं बनाया था, वो एक लड़की थी क्लास में, हालांकि कोई स्कूल नहीं था, ठीक है, बहुत सख्ती थी, लेकिन फिर भी हमारी जो है ना वो रसाई इतनी हो जाया करती थी कि हमने कहा हमारा जनरल बना दो। ग्रीनलैंड था। हाँ क्या चीज़? 13D में नहीं, ग्रीनलैंड, ये गुलशन इकबाल में। तो हमने कहा यार जनरल बना देंगी, उसने बोला बना दूंगी, हमने दे दिया, जनरल बन गया, हमारे पास आ गया 9 में। क्या चीज़? पैसे वैसे क्यों भाई, दोस्ती में कौन से पैसे चलते हैं, दोस्त होते हैं। तो उसके बाद मैट्रिक में मुझे पता चला कि मैं बहुत बेवकूफ़ था, और मुझसे बड़ी बेवकूफ़ वो रही जिसने जनरल बना के दिया। अभी 150 रुपये का उर्दू बाज़ार से मिलता है, तो फिर मैंने अब्बा को बोला अब्बा जनरल ला दीजिएगा, तो अब्बू 150 रुपये का उर्दू बाज़ार से ख़रीद के ले आए, हमने अपना नाम चिपकाया, दे दिया, जमा करा दिया। खैर उस पर समोसे ही बिक रहे थे इन दी एंड, कल्ली वल्ली। ठीक है जी, हाँ महंगा हो गया, या फ़ायदा कुछ नहीं है इसका।
अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को ये बात समझ आ गई? समझ आ गई। चलो फास्ट फॉरवर्ड, जब मैं इनकम समझ के आया तो मैं खान के होटल पे चक्कर लगाना दोबारा चला गया। मुझे फिर मस्ती हुई, ठीक है। मैं गया, मैं देखी खान की दुकान, ठीक है। अबे इतनी टेढ़ी नहीं थी, सीधी थी। अबे टेढ़ी नहीं थी, सीधी थी। हाँ गुड, सही है। ये थी खान की दुकान। अच्छा, इस दुकान में जब मैं गया ना तो मैंने देखा इसके पास ना फ्रिज पड़ा हुआ है। एक फ्रिज की मिल्कियत होगी तकरीबन कोई 5 लाख रुपए की। अच्छा वाला होटल था, एसी भी लगा हुआ था, कोई 2.5 लाख रुपए का, ठीक है। अंदर गया तो कैश पड़ा हुआ था इसके पास कोई तकरीबन 6 लाख रुपए का, ठीक है। और इसके पास जो सेटअप लगा हुआ था ना, चूल्हे वूल्हे सब कुछ, चूल्हे मूल्हे वो लगे हुए थे कोई 3 लाख रुपए के, ठीक है। आटा रखा हुआ था। अच्छा, पीछे वेयर हाउस में गया तो आटा भी था, घी भी था, शक्कर भी था, वो सारा जो इन्वेंट्री का स्टॉक रखा हुआ था वो कोई तकरीबन 7 लाख रुपए का रखा हुआ था। स्टॉक रखा हुआ था इसके पास कितना, 7 लाख रुपए का, ठीक है। नहीं अच्छा होटल था थोड़ा सा। और क्या था, वो क्रॉकरी रखी हुई थी, वो कपें बोल रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, कप्स, ठीक है। एक तो ऐसी उर्दू में घर वाले मेरी बहुत बजाते हैं, ठीक है। क्रॉकरी रखी हुई थी कोई 3 लाख रुपए की। अच्छा, ये अंदाज़े से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं हूँ जो मैं देख के स्कैन कर लूँ कितने की है। लॉसेस में एसेट डिक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए एक्सपेंस कहलाएगा, राइट। बिल्कुल लॉसेस में मेरा एसेट डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, ज़रा टोटल करो। हाँ जी, टोटल करो। ये क्या कर रहे हो, टोटल कर भाई। 26.5। अबे भाई कैलकुलेटर उठा लो यार तुम लोग यार। अब मुझे ना वो बनना पड़ेगा मुंशी, ठीक है। 500 प्लस 250 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 700 प्लस 300, 26.50। किसने बोला था पहली बार 26.50? किसने बोला था? चलो गुड, 26,50,000। अच्छा यार, लड़ाई माफ़ करो यार, ठीक है। अच्छा मैं, हाँ जी यार, मैंने कैलकुलेटर पे किया है, वो तो 26.5 बता रहा है, ठीक है। दोबारा करूँ? अगर मेरा टाइम ज़ाया हुआ तेरी वजह से तो छोड़ूंगा नहीं। अगर ये 26.50 नहीं आया तो मैं खड़े होकर पूरी क्लास पढ़ाऊँगा, और अगर ये 26.50 आया तो तुम खड़े हो जाओगे। नहीं, अब तो 500 प्लस 250 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 700 प्लस 300, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, शाबाश। अब 2 मिनट तक खड़ा, बैठ जा यार, बैठ जा, ये बोलेगा जुल्म कर रहा है। अच्छा, एसेट डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, बिल्कुल एक्सपेंस है, लेकिन ऐसे ख़तरनाक नाम नहीं लूँगा, डर जाएगी आवाम भाई, डर का माहौल पैदा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं खान की दुकान के बाहर खड़ा हुआ हूँ और सारा माल देख रहा हूँ ना, अंदर जा के देख जा। बोले यार तुम तो बड़ी मालदार पार्टी हो। उसने बोला क्यों भाई, किस खुशी में मालदार पार्टी हूँ? मैंने बोला भाई तुम इतनी सारी इनकम जनरेट करोगे, तुम्हारे पास इतना सारा 6 लाख रुपए का कोई कैश पड़ा हुआ है, तुम तो इतने बड़ी जो है ना वो दुकान के मालिक हो, सारा का सारा एसेट तुम्हारा है, यानी कि तुम सबके जो है ना वो तुम्हारी मलकियत में सारा माल है, ठीक है। तो मैंने कहा यार तुम्हारी इक्विटी तो बड़ी ज़्यादा है। उसने बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, सारी की सारी मेरी इक्विटी नहीं है। यानी कि मैंने यहाँ से एक नया लफ्ज़ सीख लिया, मैंने ये जो सारी चीज़ें दुकान के अंदर पड़ी हुई ना, मैंने इसको नाम दे दिया इक्विटी, ठीक है। खान भी पढ़ा लिखा था। उसने बोला नहीं यार सारी इक्विटी मेरी नहीं है। मैंने बोला क्यों? कह रहा है यार भाई इसमें से कुछ लोगों की सैलरीज मुझे देनी है, कुछ लोगों के पैसे मुझे वापस करने हैं, कुछ उधार है, कुछ सामान की पेमेंट मुझे बाकी करनी है, कुछ मैंने उधार पे माल लिया हुआ है, तो वो सब भी तो अकाउंट फॉर करो, सबका सब मेरा नहीं है। मैंने बोला अच्छा तो फिर मुझे बताओ ना तुम्हारा सरमाया कितना है। उसने बोला मेरी बात सुनो, जितने एसेट्स पड़े हुए ना, ठीक है, जितने एसेट्स पड़े हुए इसमें से लायबिलिटीज़ माइनस कर दो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो सरमाया है वो मेरा कितना है, मेरी इक्विटी कितनी है, तो मैं समझ आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा मतलब एसेट कितने पड़े हैं इसके पास? अबे 26,50,000। कौन बोला 6 लाख? मेमन सेठ क्या कर रहे हो, ये एसेट नहीं है फ्रिज,
AC कैश सेटअप स्टॉक क्रॉकरी एसेट नहीं है मीमन भा? कितने? 26,50,000। अच्छा मैंने कहा अच्छा तुम्हारी लायबिलिटी कितनी है? उसने बोला भाई मैं बताता हूँ। कह रहा भाई मैंने अभी सैलरी देनी है 30,000 रुपये की, ठीक है। मैंने बैंक से एक लोन लिया हुआ है, लोन की अमाउंट है 25,000 रुपये जो इस वक्त मुझे अदा करनी है, ठीक है। कह रहा है मेरा एक है अकाउंट पेबल, यानी कि जिस सप्लायर से मैंने आटा घी शक्कर उठाया ना, मुझे उसको तकरीबन कोई 2 लाख रुपए इस वक्त देने हैं, ठीक है। मेरा इतना लाइफ ख़राब हो गया, इतना लाइफ ख़राब हो गया क्या बताऊँ। कह रहे मेरे पास जो बिजली पानी गैस के जो बिल देना इस वक्त वो तकरीबन लाख रुपए के बिल हैं। मैंने बोला ओए होए किराया आ गया। उसने बोला ज़रा टोटल करो कितनी लायबिलिटी है मेरी। मैंने बोला अच्छा भी कर लेता हूँ। कितनी है भाई? 3 लाख और 30 और 55। मैंने कहा अच्छा। मैंने 55 माइनस कर दिया। अब बताओ कितना आ रहा है? हाँ जी, या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक। 22,95 ऐसा ही है? हाँ 22,95,000, ठीक है। उसने कहा यार ये मेरी इक्विटी है और यही मेरा सरमाया है। सैयारा नहीं बोल रहा, सरमाया बोल रहा हूँ, ठीक है। अरे नहीं ऐसा मैंने नहीं देखी यार, मैं नहीं देखता छोटी चीज़ें, ठीक है। कैसे पता? अच्छा सवाल है। तो भाई मैं भी देखो, मेरे पास भी सोशल मीडिया है, मेरे पास भी एक ऐसा जो है ना वो एक गैजेट है जिसको हम फ़ोन कहते हैं। ये इतनी बुरी चीज़ है, ये आपको सारी अच्छी और बुरी चीज़ों की अपडेट दे देती है, ठीक है। तो मुझे अपडेट मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस दुनिया से आउट हूँ, मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ, ठीक है। और जो चल रहा होता है वो सारी खबरें मुझ तक आती हैं और मैं एंजॉय भी करता हूँ, ठीक है। चलो, लड़कों की क्लास का ना अपना मज़ा है, शुगल मेरा लगता है, ठीक है। अच्छा, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी, यानी कि जो उसके पास खान के पास एसेट पड़े हुए थे उसमें से उसने लायबिलिटीज़ को माइनस कर दिया और कहा यार देखो ये जो मेरे पास इस वक्त है ना ये मेरा सरमाया है। हाँ, तुम ये नहीं कह सकते कि मैं 26,50,000 का मालिक हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तो मालिक हूँ 22,95,000 रुपये का। ये बात समझ आ गई? तो इक्विटी क्या बनी? एसेट माइनस लायबिलिटी। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं इक्विटी, तो मुझे ज़रा इक्विटी का फॉर्मूला बता दोगे? एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी। अच्छा, अब अगर तुमसे मैं ये बात पूछूं, मजाक में बता दूं बल्कि, कि मैं तुम लोगों से जो किया है तो मैं तुम्हें एक अगले टॉपिक की बुनियाद भी रख दी है। हमारा एक अगला टॉपिक है, उसका नाम है क्या? उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है बोलो? अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन पता है क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अच्छा, किसी को इसमें तो एतराज़ नहीं है कि ये इक्विटी तो वहाँ था तो इधर हो गया, कैसे हो गया लायबिलिटी? ये देखो, ये जो माइनस का एल है ना, जब इसकी मैं हिजरत करवाऊँगा ना तो ये प्लस का एल बन जाएगा। इतनी सबको मैथ्स आती है ना, ठीक है। इतनी सी मुझे आती है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझसे नहीं पूछना, ठीक है। चलो पक्का, सब यहाँ तक मेरे साथ हैं? सब यहाँ तक मेरे साथ हैं? अच्छा, अगर मैं इसकी इक्विटी बनाना चाहूँ तो बन जाएगी, इसकी लायबिलिटीज़ बनाना चाहूँ बन जाएगी। इसी इक्वेशन से खेलूँ? और थोड़ा सा खेलते हैं। एसेट कितने थे? 26,50,000। लायबिलिटीज़ कितनी थी? नहीं पता। इक्विटी पता है कितनी है? चलो इक्विटी पता है 22,95,000 है। ज़रा लायबिलिटी निकाल दोगे कितनी होंगी इसकी? ऐसे निकलेगी ना, बताओ ऐसे। एक्स इज इक्वल्स टू 26,50 माइनस 22,95, ऐसा ही है। एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ जी, 3,55,000। अच्छा, ये एक्स बना के सॉल्व नहीं करनी होती, मैथ्स की क्लास नहीं है, मजाक कर रहा था, लेकिन बहरहाल ऐसे ही फाइंड करना होता है, ठीक है। वो कैलकुलेटर पे रख के भी सॉल्व करते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे मैं सिखा दूंगा, लेकिन बल्कि यार चला ही देता हूँ। बताओ ना बच्चों को, मुझे मैथ्स आती है, पता होना चाहिए तुम लोगों को। इतना हल्का भी नहीं हो यार, एक्स की वैल्यू फाइंड करना आती है। चलो आ जाओ।
इक्विटी पे आ जाए अब। अच्छा चलो, नहीं पहले अभी नहीं पूछो। ओके, अब मुझे एक बात का जवाब और दो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें इनकम पे लेके जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें एक्सपेंस पे लेके जाऊंगा। मुझे ज़रा एक बात का जवाब दो कि ये जो बिल की अमाउंट है लाख रुपए, ठीक है, या जो सैलरी की अमाउंट है 30,000 रुपये, इसका इक्विटी पे क्या फ़र्क तुम्हें नज़र आया? नेगेटिव, यानी कि एक्सपेंस के आने से मेरी इक्विटी में कमी आ गई। ये बात तो मैंने पढ़ी है कहीं, कहाँ पढ़ी है? एक्सपेंस के आने से मेरी इक्विटी में कमी आ गई। ये रही इनकम है, सॉरी, ओह माय गॉड। हाँ, एक्सपेंस के आने से मेरी इक्विटी में कमी आ गई। अब क्लियर हो गया? ये हाईलाइट करवाया था। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताओ कि अगर मैं यहीं पे एक बात और लिख दूँ, इक्विटी है, अब मैं समझूं कि इसने माल बेचा या ख़रीदा, या इसके पुराने कुछ पैसे थे इसको वापसी मिल गए, इसको उम्मीद ही नहीं थी, इसने अपनी बुक से निकाल दिया था, दिलो दिमाग का तसव्वुर निकाल दिया था, इसको पुराने पैसे मिल गए, या लोन लिया हुआ था, लोन माफ़ हो गया, इसकी क्या हो गई? इनकम बढ़ गई। अच्छा, जब इसकी इनकम बढ़ गई तो इनकम के बढ़ने से क्या होगा? इक्विटी बढ़ जाएगी। तो तुम्हें क्या इसका मतलब ये समझ आ गया कि इनकम के बढ़ने से इक्विटी बढ़ती है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन इक्विटी। अच्छा, उस वक्त अगर बता देता कि देखो इनकम के बढ़ने से इक्विटी बढ़ती है, तो इक्विटी नहीं बता, इनकम ही समझ नहीं आया था इसे, तो इक्विटी क्या समझ आएगी? तो ये हाईलाइट करा के छोड़ दिया, इनकम बढ़ा दिया, एक्सपेंस बढ़ा दिया, प्रॉफिट निकालने से आया, मैं पराठे नहीं बना रहा है, मैं ऐसी इनकम बढ़ा दिया, एक्सपेंस बना दिया, ठीक है। इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम के कम होने से प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट के बढ़ने से इक्विटी बढ़ती है, प्रॉफिट के कम होने से इक्विटी कम होती है। डन है। अच्छा, अब मैंने इक्विटी ना अब तक खोला नहीं है पेज जाके, अब खोलूँगा। ये तो हम सारी ऐसी ज़बानी कलामी बातें कर रहे थे। आ जाओ, अब तुम लोग पढ़ोगे और हंसोगे इंशाल्लाह। चलो, इक्विटी रिप्रेजेंट्स ओनर का क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लायबिलिटीज। क्लियर है? वो डब्बा क्लियर है? चलो, फॉर्मूला पढ़ दिया, चलो हटाओ यहाँ से, भागो। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी, इक्विटी बढ़ती है इनकम के आने से। एक और बात, अगर जो मामू है होटल वाला ये कहे कि यार मेरा सरमाया इस वक्त 22,95,000 है, मैं चाहता हूँ कि 30 लाख तक ले जाऊँ, कुछ घर से पैसे निकाल के ला देता हूँ, तो जो घर से निकाल के पैसे लाएगा इसे हम कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल के आने से इक्विटी बढ़ती है और ड्राइंग के होने से इक्विटी कम होती है। आ जाओ, अब तुम लोग ऑटोमेटिक पे चलना शुरू हो गए हो। डन। चलो, डिक्रीज इन इक्विटी, एक्सपेंस से डिक्रीज होती है इक्विटी, और जो ड्राइंग होती है उससे भी डिक्रीज होती है इक्विटी। इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज ओनर का कैपिटल या नेट एसेट्स। इसके दो नाम और हैं, याद कर लो, याद रख लो। इक्विटी का एक और नाम है ओनर का कैपिटल, सोल प्रोप्राइटरशिप में कहते हैं कैपिटल जो मालिक ने लगाया है, और वैसे अकाउंटिंग में आमतौर पर उसको नेट एसेट्स कहा जाता है। नेट एसेट्स क्यों? क्योंकि एसेट में से लायबिलिटी माइनस होती है, जो अब जो बचे ना वो नेट एसेट्स है। मेरे बात समझ आती है? इक्विटी की डेफिनेशन रिपीट करें बेटा, वो जो पूरा डब्बा था ना वो इक्विटी की डेफिनेशन थी। उसमें कहा गया था कि जो ओनर के पास सारा माल पड़ा हुआ ना, जितने एसेट्स पड़े हुए हैं, चूल्हा पड़ा हुआ था और क्या क्या पड़ा हुआ था, फर्नीचर पड़ा हुआ था, फ्रिज पड़ा हुआ था, एसी था, उसके अंदर से हमने सारी लायबिलिटीज माइनस कर दी, जो कुछ बचा वो हमारा क्या है? इक्विटी। एडिशनल कैपिटल वाली बात रिपीट कर दें। अच्छा, कर देते हैं। अबे भाई तू कब से चीज़ें खाए जा रहा है, बस कर दे यार। जब से आया हूँ चीज़ खाए जा रहा है, 40 मिनट हो गए क्लास को, चीज़ें नहीं ख़त्म हो रही इसकी। क्या कोई स्टॉक है? क्या है तेरे पास? खजाना है? क्यों भाई सुबह 7 बजे क्यों सोया है? अब मुझे बता। हाँ बेगम, पढ़ रहे हो? अकाउंटिंग पढ़ रहे हो? फिर बिजनेस का
दिस इज़ बिजनेस। चलो, मुस्फिरा बाजी ने सवाल किया है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ड्राइंग वाली बात क्लियर कर दें, एडिशनल कैपिटल वाली, तो दोनों कर देता हूँ। देखो, इक्विटी के अंदर ना दो चीज़ों का खास ख्याल रखना। एक होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, चाहे पहली बार करो चाहे बार बार करो, ठीक है। एक होती है ड्राइंग। जब इन्वेस्टमेंट की जाती है हम इसे कहते हैं कि बिज़नेस के अंदर कैपिटल इंजेक्ट कर दिया गया, कैपिटल ठूस दिया गया। कैपिटल के आने से सरमाया नॉट सैयारा बढ़ जाता है। क्यों हंस रहे हो तुम लोग, इसमें ऐसा क्या है, मैंने देखा नहीं है। हाँ सुनिएगा घर जाके, किससे सुनूं? इससे यार मैं ना वो एक वो है क्या कहते हैं उसे, एक चैनल है यूट्यूब पे यार, वो हॉलीवुड मूवीज़ इन क्या कहते हैं एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। हाँ, अब तो बहुत टाइम हो गया नहीं देखी, लेकिन जब मैं स्टडी ब्रेक लेता था ना तो 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, तो वो पूरी मूवी को ना 15 मिनट में ला कर रख देता था। इस कहानी का आगाज़ होता है एक लड़के से, ठीक है, वो इस तरह से वो बयान करना शुरू करता है, 15 मिनट में उड़ा देता है। अच्छा, बहरहाल, तो कैपिटल इंजेक्ट करने से, इन्वेस्टमेंट करने से मेरा सरमाया बढ़ जाता है, ठीक है। इससे मेरी इक्विटी की वैल्यू बढ़ जाती है। ड्राइंग करने से मेरी इक्विटी कम हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है? पक्की बात है? मुस्फिरा, आर यू विथ मी? क्या मेरी बात आपको समझ आती है? डू यू अंडरस्टैंड? सर कैपिटल सेविंग्स में से आएंगी, कहीं से भी आए, भीख मांग के लाए। बिजनेस में पैसा आ गया, कैपिटल आ गया, ठीक है। वो अपने घर से भी ला सकता है, कहीं से भी ला सकता है, एसी बेच के ले आए, सेविंग में से ले आए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है भाई, पक्की शक की बात है, ऑल गुड की रिपोर्ट है। सर ड्राइंग्स क्रेडिट होती हैं, बेटा मैंने डेबिट क्रेडिट पढ़ाया ही नहीं है, चलो जाऊँगा नहीं मैं डिस्कशन में, गुमराह नहीं करूँगा मैं अभी बच्चों को, टेंशन नहीं लो, अभी नहीं पढ़ाऊँगा डेबिट क्रेडिट, ठीक है। क्या होता है मैं पता ही नहीं है। चलो यार एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी पढ़ लो, इसकी बात कर लेते हैं, इक्विटी फिर पढ़ते रहेंगे हम लोग। जब सी के एजुकेशन में आते हैं ना, तो सी में आने के बाद चूँकि इतना डरे हुए होते हैं, मर मर के तो आ जाते हैं, तो हम रोबोट मशीन बन जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मशीन बन जाते हैं, गधों की तरह सुबह उठते हैं, नाश्ता किया नहीं किया, जैसे अभी भाई खाना खा रहे हैं, ठीक है, आपको गधा नहीं बोल रहा, ठीक है, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ, मतलब बंदा हाल बेहाल हो जाता है, आपको नहीं बोल रहा, आई लव यू, ठीक है। अरे यार प्यार करता हूँ मैं उससे यार, भाई है मेरा, सैयारा फिर शुरू। अच्छा, तो हम लोग दुनियादारी में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम इवन कभी कभार नमाज़ें स्किप हो जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे कभी। और जो इंटर मैट्रिक तक या ए लेवल तक दीन सीखने का थोड़ा शौक़ होता है कि मस्जिद के इमाम साहब से लीस्ट दर्जे में वो वही होता है हमारे लिए कि मस्जिद के इमाम साहब से कनेक्ट हो जाएँ, तबलीगी जमात में बैठ जाएँ, से रोज़े पे चले जाएँ, कोई जुम्मे की नमाज़ में या तो अर्ली जाके बयान सुन लें, वो सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है, मुकम्मल डिस्कनेक्ट हो जाता है, और सालों सालों तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जो आपकी एक रूह की ग़िज़ा होती है वो मिलना बंद हो जाती है। तो जब वो ग़िज़ा मिलना बंद हो जाती है ना, तो जो आपकी फ़िक्रें थी, जो सोच थी, जो विजनरी आदमी आप कभी हुआ करते थे किसी ज़माने में, उस पर पूरी दुनिया की छाप चढ़ जाती है, दुनिया की मोहब्बत हावी हो जाती है। तो AITT यूथ सीरीज़ का बेसिकली मकसद ये है कि हमारी जो यूथ है, क्योंकि सी यूथ ही कर रही है, 18 साल से लेकर 25-26 साल तक के लोग CA कर रहे हैं, इनके ऊपर काम किया जाए। तो फर्स्ट फेज़ में हमारे मुफ्ती फजल सुमान साहब आए थे, जिन्होंने मेरा खुद का निकाह पढ़ाया, उनको हमने इन्वाइट किया था, वो आए थे, तो पूरा ऑडिटोरियम पीछे तक बढ़ा हुआ था, ठीक है। अभी जो है वो आएंगे मुफ्ती डॉक्टर रशीद अहमद खुर्शीद साहब, वो आएंगे, और फिर आगे मज़ीद काफ़ी बड़े नाम आप इंशाल्लाह यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल तो ये है कि हफ्ते को सेशन है, तो क्लासेस ऐसे टाइम पे रखेंगे कि क्लास आपकी एंड हो और बयान शुरू हो, तो सब ने बयान में शिरकत करनी है। अपने दोस्त अहबाब किसी को भी लाना हो तो आप ले आओ, भले मसला नहीं है, यू आर ऑल वेलकम, ठीक है। सही है। ऑनलाइन मुलाज़रात आप लोगों ने भी जूम के जरिए ज्वाइन कर लेना है, और कराची में बैठे लोग कराची में शिरकत कर लें यहाँ पे, डन है। फ्राइडे को क्या, अभी तो मैं संडे को बुलाता हूँ, तुम रुको ज़रा, आज तो ख़त्म है, मैं तेरे ख्वाबों में आऊँगा। हाँ क्या चीज़?
मर्जी मेरी, मैं नमाज के बाद बुलाऊँ? अच्छा, ओए होए, फरमाइशी प्रोग्राम। नहीं, मेरा नाम जॉनथन डी सिल्वा है। सर संडे को क्यों ऑन है सर प्लीज? अबे भाई संडे को ऑन होगा मेरे भाई, बैच 1 हुदैफा भाई चला रहे हैं सीधा सीधा। तो हाँ, क्या चीज़? वो पॉज नहीं लेते तो मुझे तो पीछे तुम लोगों को लेके जाना है ना आगे, ताकि वो फिर तुम्हें ले लें इंशाल्लाह। ठीक है, संडे ऑफ कर दें। वानिया ने बोल दिया यार, बस बात ही ख़त्म, संडे को ऑफ होगा ही नहीं। चलो निकलो यार। ठीक है सर, आप पूरा PRC करा दें, अल्लाह के बंदे। ठीक है, अच्छा चलो यार, बहुत मस्ती हो गई। असल में ना मैं मस्ती के बगैर रह नहीं सकता, सीधी बात है। जुम्मे की नमाज़ नहीं कर सकता भाई मैं, क्या हो गया? अरे भाई खुतबा होते हैं, जामे मस्जिद होना ज़रूरी है, कंडीशन है उसके लिए। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, सुबह आ सकते हो? जी आ सकते हैं। एक संडे ऑफ कर दें। नहीं करूँगा संडे ऑफ भाई, नहीं करूँगा, कुछ भी कर लो वानिया, नहीं करूँगा संडे ऑफ। ठीक है भाई, तुम लोगों के पास 2 ऑप्शन है। देखो पढ़ना तो तुम सब नहीं, तुम लोगों के अक्षरों में आना ही है, वरना समझ नहीं आएगा। और वो मतलब रिकॉर्डिंग ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, वो चुका सकता हूँ किसी वक्त। तो बचो उस वक्त से जब तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी पड़े। सर ज़िद पे आ गए? हाँ अरे भाई मैं ज़िद पे नहीं आया, तुम लोगों का कोर्स जल्दी कराना है, अकाउंटिंग का कोर्स बहुत बड़ा है, बाकी सब्जेक्ट भी है, नवंबर अटेम्प्ट देनी है। मैंने अगर अभी प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया तुम लोगों का कोर्स, तो तुम लोग बोलोगे यार उन्होंने बड़ी लंबी कर दी यार, इसलिए ना वो अकाउंटिंग में रह गया। खाली पीली में ना मुझे तुम लोग बोलोगे यार। ठीक है, 14 अगस्त के बाद बेटा 20 अगस्त तक का मेरा टारगेट है, कोर्स वाइंड अप मेरा, चैप्टर 1 to 3 वाइंड अप। पीछे के 9 चैप्टर हो दफ़ा भाई फिर देखेंगे इंशाल्लाह। अगस्त के 10 दिन, सितंबर के और अक्टूबर के मिड तक कोर्स निकाल लेंगे। वो मिड तक, नवंबर में पेपर है, अक्टूबर के मिड तक निकाल लेंगे वो इंशाल्लाह, अक्टूबर की 20 तारीख मैक्सिमम। ठीक है सर, कैपिटल और इक्विटी और नेट एसेट में क्या फ़र्क है? इक्विटी और नेट एसेट में कोई फ़र्क नहीं है। कैपिटल के आने से इक्विटी बढ़ जाती है और ड्राइंग के होने से इक्विटी कम हो जाती है। डन। हाँ, क्या ख़राब हुई? बोरिंग ख़राब हुई, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, सोलर लगवाया। अच्छा सोलर, अब देखो बात बहुत अच्छी है। वो कह रहे सोलर लगवाया, कुछ ये खर्चा है या नहीं है? कुछ खर्चे होते हैं छोटे मोटे खर्चे, कुछ होते हैं बड़े बड़े खर्चे। तो जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, उनकी अकाउंटिंग में हिसाब किताब में डिफरेंस होता है। कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिनको मैं एक साइड ना उठा के एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूँ, यार ये मेरा पूरा एक्सपेंस हो गया। कुछ होते हैं बड़े बड़े खर्चे, उसको मैं एसेट बनाता हूँ, प्यार से रखता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे 12 महीने उससे ज़्यादा पे फ़ायदा देगा। क्या ये मुझे 12 महीने उससे ज़्यादा पे फ़ायदा दे रहा है? अबे भाई 2 महीने में फ़ायदा ख़त्म हो गया, ठंडी हो गई चाय। तो जो मुझे 12 महीने से अंदर फ़ायदा दे रहा है, उसे बस फिर मैं एक्सपेंस आउट कर दूंगा 1 साल के अंदर। जो मुझे बड़े 12 महीनों के ऊपर फ़ायदा दे रहा है, उसको आहिस्ता आहिस्ता कुछ करूँगा, जिसका नाम होता है डेप्रिसिएशन। वो एक पूरा टॉपिक है। डन है? चलो पढ़ एग्जाम्पल नंबर 1। आज जुमेरात है, सुबह 8 बजे, सुबह 7:30 बजे। ओके 7:30 बजे डन। 8 बजे, 8 से 11, 8 से 10 या 8 से 11, 8 से 10 कर लेते हैं अभी। हफ्ते इतवार 3 घंटे। ठीक है चलो 8 सही है। ठीक है 8 सही है। कम हाँ, ऑनलाइन आओगे निकाल दूंगा तुम्हें। ठीक है निकाल दूंगा। ठीक है 2 घंटे खिलता ही सही है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लो यार। ओ हीरो, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। सोचते हैं। अच्छा ये बताओ, रात में कितना बैठ सकते हो? अरे रात में तो ऑन सीन है, मतलब अगर बिल्कुल 4:30-5 के बाद लगा लो तो वो भी सही है ना? बस ठीक है देखेंगे। नहीं अम्मी बोलती मगरिब पे घर आ जाना। हाँ बाहर नहीं निकलते क्यों? सख्ती है तो बेटा ऐसे काम नहीं किया करो, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब होगा। बाहर निकल के तुम पता नहीं क्या करते हो रात को।
अलाउ है लेकिन मना करते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ पार्टी करेंगे, ठीक है सर। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट कंपनीज पे नहीं अप्लाई हुआ, क्यों नहीं होगा, लाजमी होगा भाई। कह रहा है ख्यालों की तपिश जिंदा हो जाएगी। दोस्त है ही नहीं यार। ये शाम में क्लास करते हैं, फिर आप मंडी क्लास में लीजिए। अभी तुम लोग पीआरसी में, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा, वरना कैफ में जब बच्चे मुझे ये बोलते हैं ना, तो मैं पड़ोस वाले को कहता हूँ कि उसको नादरा के ऑफिस ले जाओ। ठीक है, इसलिए वो वाला जवाब मैं तुम्हें नहीं दे रहा। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लो, शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लो। पढ़ लिया, डन। कोई मसला? नो मसला। ड्राइंग क्या होती है? पढ़ लो उसको, रीड कर लो उसको। ये लो, इसको पूरे को रीड कर लो। ये जो मैंने पूरी सारी बातें तुम लोग से की है ना, ये नोट्स में इधर लिखी हुई हैं, इसको रीड कर लो और फिर मुझे बताओ, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कि किसी को कोई मसला है या नहीं है, और कोई ऐसी बात तो नहीं जो मैंने पहले नहीं बताई। ये वाली बात नहीं बताई है, ये वाली बात बता देता हूँ, जब तक पढ़ लो। सर नोट्स ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें? अच्छा, कर देते हैं। की पॉइंट नंबर 2 तक रीडिंग कर लो। सर हुज़ैफा तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ा रहा है, आप वो भी पढ़ाएंगे? यार बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का ना मूड नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ाऊँगा। वो मैंने हुज़ैफा भाई को कहा आप पढ़ा लें। पीआरसी का पूरा बैच क्यों नहीं पढ़ा रहा? क्योंकि पीआरसी का मेन बैच सर हुज़ैफा पढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, अकाउंटिंग तो मैं 18 से 19 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्राइमरीली हर टीचर अपना सब्जेक्ट देखते हैं ना, तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट सर हुज़ैफा का है, वही देखते हैं। हाँ जी, अच्छा। अब होता ये है कि अकाउंटिंग में मैं चूँकि शौक भी पढ़ाने का, तो मैं सर हुज़ैफा के साथ कुछ बेसिक्स का पोर्शन शेयर कर लेता हूँ, और अंडरस्टैंडिंग ये कि आज बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, और अगले बैच में बेसिक्स नहीं पढ़ाऊँ, अगले बैच में हुज़ैफा भी बेसिक्स पढ़ा लें, कोई 3 टॉपिक आगे मैं पढ़ा लूँ, तो पोर्शन 3 चैप्टर 4 चैप्टर ऑन एवरेज मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी। हाँ, मैं कैफ 4 बिजनेस लॉ, कैफ 7 कंपनी लॉ पढ़ाता हूँ। अगले टाइम में मर्ज होने जा रहा है, तो वो बिजनेस लॉ डायनामिक्स बन जाएगा, बिजनेस लॉ कंपनी लॉ मर्ज, तो पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। अबे कैफ में तो इससे ज़्यादा होता है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ख्याल करना पड़ रहा है। नए नए बच्चे हो भी, एक होता है ना कि नई क्लास में परसेप्शन डेवलप होता है टीचर का, क्या टीचर कैसा है, लोग जज करते हैं, लिटरली तुम सब जज कर रहे हो मुझे इस वक्त, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन कैफ में तो फिर हमारा हिसाब ही अलग होता है, कैफ में तो क्लास भरी होती है, और आए दिन भाई, आए दिन बहुत कुछ होता है कैफ में। कैफ वाले बच्चों से पूछना, वो मैं अभी उम्र पे क्या था, 15 दिन मैसेज आ रहे थे, सर आप कब आएंगे कैंपस में, मज़ा नहीं आ रहा आपके बगैर, ऐसे ऐसे दीवाना हो जाता है। हाँ सर, अगर पीरियड एंड पर कैश विड्रॉ करें तो ड्राइंग नहीं होगी, राइट? नहीं, ड्राइंग होगी। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो उस फाइनेंशियल ईयर की ड्राइंग कंसिडर होगी। बट अगर ड्राइंग ड्यूरिंग पीरियड अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग नहीं। ड्यूरिंग पीरियड कौन सा पीरियड, कौन सा टेन्योर की बात कर रही हो आप? ड्राइंग ड्राइंग लेजर ट्री भी आप पढ़ाएंगे? लेजर ट्री मैं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल पढ़ाऊँगा, पढ़ा रहा हूँ। सर ऐसा होता है नवंबर में पीआरसी क्लियर कर लें, मार्च में क्या 4 पेपर दे सकते हैं। चलो थर्ड पॉइंट कह रहे जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि अपनी इक्विटी को कम करना, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, ये क्या है ड्राइंग? मिसाल के तौर पे एआरटीडी में फीस आती है, बच्चे काउंटर पे जमा कराते हैं और बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं। अब मिसाल के तौर पे सर अहमद आते हैं और सर अहमद सबा को कहते हैं, जो हमारी फाइनेंस की वो है हेड, उन्हें कहते हैं यार ज़रा मुझे 2 लाख रुपये देना। अच्छा सर, वो 2 लाख रुपये निकालती है, काउंट करती है, दे देती है, और क्या करती है, सर की ड्राइंग्स में बुक कर लेती है।
तो एट द एंड ऑफ द सेशन जब हिसाब होता है ना तो बोलती सर आपकी ड्राइंग लेट से 4 लाख हैं, 6 लाख हैं, 10 लाख हैं या 15 लाख हैं, आप सर इतने पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके चले गए हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये सिर्फ या तो पार्टनरशिप में हो सकता है या सोल ट्रेडिंग में होता है। कंपनीज में होता है कि हाँ भाई शेयर होल्डर आया बड़े मजे से, हाँ भाई पैसे लो पैसे लो पैसे लो, ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। भाई मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास एक शेयर है यार, कैसी बातें कर रहे हो, मेरे को पैसे चाहिए, ऐसा बोल सकता है वो खड़े हो गए? नहीं बोल सकता। क्यों? कंपनी है भाई, मजाक थोड़ी है। तो वो इसके लिए एक ऐसा निज़ाम बनाया गया है कि जो शेयर होल्डर प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने चाहते हैं वो शेयर खरीदें और ईयर एंड पे अपने डिविडेंड का इंतजार करें। उनको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला दिया जाता है उसे कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, डन है, पक्की शक्की बात है। चलो होंगे तो बाकी पेपर्स देंगे या न्यू स्कीम के हिसाब से देंगे? जिनकी जो पास है वो पास कहलाए जाएंगे, जिनके जो रहते हैं वो नए पेपर्स दे देंगे। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 हो गई, बोलो ना। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? ओके, की टेक अवे पढ़ लिया? पढ़ लो, पिंग पिंग कर देता हूँ उसको, पिंग पिंग। राफिया रजाक ने क्वेश्चन मार्क भेजा। बेटा क्या सवाल है आपका जो मैंने मिस कर दिया ऊपर? डिविडेंड क्या है? अच्छा डिविडेंड पूछा है, क्या है? देखो डिविडेंड कहते हैं जो कंपनी में मालिकान पैसा लगाते हैं यानी कि शेयर होल्डर्स, उनको जो प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है वो कहते हैं उसको डिविडेंड। ठीक है, चले कहाँ चले? सर आपने बताया नहीं वीकेंड क्लास में रिफ्रेशमेंट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर। पीआरसी में अकाउंटिंग पास हो जाए, कैफ में सब्जेक्ट, सर पीआरसी में अकाउंटिंग पास हो जाए तो कैफ में कोई सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट होता है इसकी वजह से? हाँ बेटा, FAR 1 एग्जाम्प्ट होता है, FAR 2 एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, कॉस्टिंग वो आपको देने ही देते क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया, आपका अकाउंटिंग पास हो गया है। ठीक है, उसके बाद ऑडिट में वो आते हैं, बोलते हैं ऑडिट किसका होता है? अकाउंटिंग का होता है। तो आपका अकाउंटिंग पास है तो ऑडिट किस चीज़ का करोगे? चलो भाई ऑडिट भी पास। उसके बाद आप CA फाइनल में जाते हो तो CA फाइनल का ऑडिट पास, CA फाइनल का FFR पास। वो बोलते हैं इतना काबिल बच्चा आ गया जैसे हमने कभी पहले देखा ही नहीं, सस्टेनेबिलिटी भी एग्जाम कर दो। इसी तरह वो डायरेक्ट आपको CA क्वालिफाई कर देते हैं, यानी कि आपसे पीआरसी में अकाउंटिंग का पेपर पास करो वो आपको देंगे सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ठीक है, एक सवाल करके भी दिखा दूंगा ना। अबे फ़ौरन हो जाएगा। देखो इस सवाल में करना क्या है ये सुन लो। इस सवाल में तुम लोग ने सिर्फ मुझे ये बताना है कि इस सवाल के अंदर एक एक ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ठीक है, कौन कौन से हेड इन्वॉल्व हैं, उसका नाम क्या है और आया कि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे पहला, स्टार्टेड बिजनेस विथ 70,000 इन कैश। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और इक्विटी, पहले तो वो पिलर्स के नाम लिखूंगा ना यार, इक्विटी भी इंक्रीज़ हो रही है। जो एसेट इंक्रीज़ हो रहा है इसका नाम है कैश, इक्विटी का नाम क्या है? कैपिटल। एक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई मसला? दूसरा, 2 जैन, परचेज फर्नीचर 15,000 इन कैश, एसेट बढ़ रहा है बोलो, और दूसरा एसेट भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, कैश पे लिया है। एक एसेट बढ़ रहा है फर्नीचर और एक एसेट कम हो रहा है जिसका नाम है कैश, यानी कि फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से बढ़ जाऊंगा आगे। चलो मैं दिखाता हूँ एक चीज़। पढ़ते रहो, देखते रहो।
आ जाओ, पहला वाला हो गया, किसी को कोई मसला? बताता हूँ, पहले वाले में मसला नहीं है, दूसरे वाले में मसला नहीं है। दूसरे वाले में मैंने एसेट ख़रीदा है तो फर्नीचर ख़रीदने से मेरा एसेट बढ़ गया और कैश पे करने से दूसरा एसेट कम हो गया। पहले वाले में इक्विटी के नीचे कैपिटल लिखा है, ठीक है। अच्छा, 5 जनवरी परचेज इन्वेंट्री कॉफ़ी बीन्स एंड सप्लाईज 10,000 ऑन क्रेडिट। इन्वेंट्री खरीदने से मेरा एसेट बढ़ गया और क्रेडिट पे खरीदी है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार पे। क्रेडिट से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। 5 जनवरी क्लियर है? क्लियर है पक्का? आ जाओ आगे। 8 पेड 5,000 टू द सप्लायर फॉर इन्वेंट्री परचेज अर्लियर। अब जो मेरी सप्लायर को पेमेंट करनी थी वो मैंने कर दी, जो लायबिलिटी थी वो उतार दी और मैंने पेमेंट कितनी करी? 5,000। तो मेरा एसेट कैश वाला ये वाला कम हो गया, एसेट मेरा कम हो गया और लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, बढ़ गई, कम हो गई। तो लायबिलिटी मेरी कम हो गई और इस लायबिलिटी का नाम था अकाउंट पेबल। क्लियर है? एसेट कम हुआ ना, कैश कम हुआ, ठीक है। अकाउंट पेबल। इनकम क्यों कम हुई? इनकम क्यों हुई? लायबिलिटी कम हुई लेकिन मैं लायबिलिटी पे की है, पे की है। पे करने से एसेट भी गया और लायबिलिटी भी कम हो गई। चलो 12 जनवरी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 इन कैश। अब बताओ एक्सपेंस बढ़ गया क्या? 10 खा गया? अच्छा। सोल्ड कॉफ़ी फॉर 25,000 इन कैश। अच्छा 10 जनवरी खा गया, कोई बात नहीं, 10 जनवरी भी आज देते हैं। बताओ सोल्ड कॉफ़ी 25,000 इन कैश, रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है। और बोलो, एसेट बढ़ गया पक्का। रेवेन्यू में क्या है? सेल्स। एसेट में क्या है? कैश। डन। चलो और 1 2 5 8 10 हो गया। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 इन कैश। बताओ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने से मेरा एक्सपेंस बढ़ गया और एसेट कम हो गया। यहाँ तक सब साथ हो? किसी को समझ नहीं आ रहा तो बताएं। हाँ, किसी को समझ नहीं आ रहा तो बताएं। सब मेरे साथ है। 15 रेंटेड अ शॉप 10,000 पेड एडवांस फॉर द मंथ। मैंने एडवांस पे कर दिया। क्या है? कैसे? क्या नाम है इसका? प्रीपेड। प्रीपेड पे करने से मेरा एसेट बढ़ गया और कैश भी तो पे किया है, उससे एसेट डन है। 15 जन भी हो गया। अब क्या है? 20 ओनर विड्यू 8,000 फॉर पर्सनल यूज। ओहो, ड्राइंग से इक्विटी कम होती है तो इक्विटी डिक्रीज हो गई और कैश डिक्रीज इंक्रीज। क्यों? जेब में तो आ रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है। शाबाश, आ जाओ आ जाओ। इनाम नहीं चाहिए? हाँ 100 रुपये निकाला था, बैठा रहा, दे दूंगा। जाओ यार। 15 जनवरी रिपीट कर दें बेटा। 15 जनवरी की बात ये हुई थी कि मैंने एडवांस रेंट दे दिया है, तो जब एडवांस रेंट देता हूँ उसे मैं कहता हूँ प्रीपेड। तो प्रीपेड से मेरा एसेट बढ़ गया और एक और एसेट कैश वाला कम हो गया। 20 जनवरी ओनर विड्रू 8,000 फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग से इक्विटी कम हो गई और बिजनेस से कैश भी कम हो गया। ये रहा, डन। अब क्या रह गया? 25 और 30। आ जाओ। 25 पे क्या है? पेड स्टाफ सैलरी 7,000 इन कैश। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ गया और एसेट कम हो गया। 30 पेड एन एस्प्रेसो मशीन फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा, परचेज एस्प्रेसो मशीन 20,000 ऑन क्रेडिट। एक्सपेंस है। कितने लोग होते हैं? एस्प्रेसो मशीन एक एक्सपेंस है, कितने को लगता है एसेट है? एसेट है, तो एसेट बढ़ गया और एसेट कम हो गया। डन है। एसेट बढ़ गया और लायबिलिटी कहाँ से आ गई? कैश पे लिया, क्रेडिट पे लिया है? क्रेडिट पे लिए, तो फिर लायबिलिटी बेटा यहाँ से आई है, ठीक है। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। क्या होता है? ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है?
उधार। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? जल्दी जल्दी बता दो। ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है। चलो सवाल नंबर 3 और 4 तुम्हारा होमवर्क है, कल डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। होमवर्क लेक्चर नंबर, मैंने बोला ऑफ है तो बैग क्यों उठाया? बहुत जल्दी है, नहीं है ना? आई लव यू टू। होमवर्क लेक्चर नंबर 4 बोलो ना। होमवर्क लेक्चर नंबर 4। मुस्फिरा कह रही है सर रिप्लाई, सर बिल लाइबिलिटी क्यों नहीं होगी, एक्सपेंस क्यों नहीं होगा? कहाँ बेटा? वो मैंने पे कर दिया इसलिए एक्सपेंस भी हो गया और एसेट भी डिक्रीज हो गया। अगर मेरा बिल आया हुआ होता, मैंने पे ना किया होता, तो फिर मेरी लाइबिलिटी खड़ी हुई होती अपनी जगह। यहाँ मैंने बिल को पे कर दिया है। बात समझ आ रही है? चलो डन है। सवाल नंबर 3 और 4 करके लाओगे कल घर से? शाबाश, 3 और 4 करके लाओगे घर से। इसके बाद कुछ हम MCQs पे तकरार स्टार्ट करेंगे, कोई 20 से करीब MCQs हैं, वो हमने कल करने कल की क्लास में, ठीक है। कल कब होगी वो पे डिस्कस करते हैं, कब होगी, ठीक है। हाँ कल सुबह को रख लें, कल मुख्तसर रख लें, 1 घंटे की रख लें, कल 1 घंटे की क्लास रख लेते हैं, जुम्मे से पहले कर लेंगे, ठीक है। चलो इंशाल्लाह। हाँ जी सर, सैलरी अगर पे नहीं होगी तो वो लायबिलिटी होगी, बिल्कुल वानिया। सैलरी पे नहीं होगी तो वो लायबिलिटी हो गई, पे हो गई तो मेरा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। देखो जब सैलरी पे नहीं होती ना, पे नहीं हुई भी होती, तो मैं बोलता हूँ ओहो मेरा एक्सपेंस खड़ा हुआ है और मेरी लायबिलिटी भी है, मेरा एक्सपेंस भी है, मेरी लायबिलिटी भी है। जब मैं पे कर देता हूँ ना, मैं बोलता हूँ ओहो मैंने अपने एक्सपेंस को पे कर दिया और मेरी लायबिलिटी भी कम हो गई, ठीक है। जब हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे ना, जब मैं आपको ये बात डिटेल में सिखाऊंगा कि एंट्री किस तरह बनती है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग समझो कि मैं सब हिसाब किताब कैश पे ही कर रहा हूँ, मैंने एक्सपेंस पे कर दिया और मेरी एसेट भी कम हो गया। डन, कुछ ड्यू नहीं था, बस हाथ क्या आया दे दिया, बहुत सिंपल लेके चल रहा हूँ अभी। डन है मुस्फिरा वानिया, पक्का ओके की रिपोर्ट है। कल सवाल नंबर तो 3 और 4 करके आओगे घर से होमवर्क। कल हम सवाल नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद क्या करेंगे, डिस्कस करने के बाद हम MCQs करेंगे शुरू के 20, ठीक है। और कल भी एक मुख्तसर क्लास रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं, उसके बाद फिर पोस्टमार्टम स्टार्ट करेंगे। हफ्ते इतवार को ग्रैंड ऑपरेशन होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दवाइयाँ हिला हिला के वक्त पे लेते रहें। इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।